दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शब्दों का महत्व हमारे जीवन में कितना है। कबीरदास जी का एक दुआ आपने ज़रूर सुना होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपू ही शीतल होए। कबीरदास जी का ये दुआ हम सब ने सुना है। हम सब इसका अर्थ भी जानते हैं, पर हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो इन पर मौजूदा ज़िंदगी में अमल करते हैं। ये सिर्फ एक दुआ नहीं है, एक फिलॉसफी है। ये हमें बताते हैं कि हम अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें। आखिर शब्द ही है जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। द्रौपदी के कयती के शब्द जो उसने दुर्योधन को कहे, महाभारत के युद्ध का एक कारण बने। दूसरी तरफ दुर्योधन के शब्दों ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया। ये दिखाता है कि किस प्रकार शब्द अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शब्द हथियार की तरह होते हैं, और वो ये भी जानता है कि शब्द अमृत की तरह होते हैं। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। चाहे किसी से बात करने के क्रम में हो, या किसी समारोह में, या किसी वाद विवाद में। ऐसा माना जाता है कि हथियार या चोट के घाव तो बढ़ जाते हैं, पर शब्दों के घाव हमेशा ताज़ा रहते हैं। किसी मित्र की टांग खिंचाई में बड़ा मज़ा आता है, पर ऐसा करने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि कुछ अनचाहा कह जाते हैं। कुछ ऐसा ही क्रोध के समय भी होता है। इसीलिए क्रोध के समय अप्रिय बातें करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को सलाह दी जाए तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि आपके शब्दों से उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो सीधी बात कहते हैं, ना घुमा फिरा कर कहते हैं, सीधी बात हमारे मुंह पर सच्चाई कह देते हैं। और कोई ऐसा आदमी भी होता है जो झूठ इतनी सरलता से बोलता है और इतने साफ शब्दों में बोलता है कि वो झूठ भी हमें सच लगने लगता है। आज इस कहानी के अंदर हम कुछ ऐसा ही जानने वाले हैं। सीधी बात कहे तो किस तरह कही जाए, और झूठ भी बोलते हैं तो उनका झूठ कैसे पकड़ा जाए। हमें किस तरह बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, और कौन ऐसी 5 परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर हमें कम बोलना चाहिए। इस बहुत कहानी के अंदर आपको बोलने का एक ऐसा विज्ञान पता चलेगा जो शायद ही आपको पता होगा। किसी का झूठ कैसे पकड़ सकते हैं, हमें सीधी बात कही जाए तो किस तरह कही जाए, और यदि कोई आदमी आपको बातों में बरगलाने की कोशिश करता है तो उसे भी आप पकड़ सकते हैं। बोलने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। ना उसका आत्मसम्मान अपने घर में मिलता, और ना ही उसके गांव में उसको कोई आत्मसम्मान मिलता। हर बार ये जहाँ कहीं भी बात करने जाता, लोग उसकी बात को तवज्जो ही नहीं देते। एक बार उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं इस समस्या से कैसे निजात पाऊँ। तो उस दोस्त ने कहा कि हमारे पास वाले गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। तुम उन बौद्ध भिक्षु से अपनी प्रश्न पूछ सकते हो। कहते हैं कि वो बौद्ध भिक्षु बहुत महात्मा ज्ञानी है, और वो हर समस्या का समाधान बता देते हैं। वो व्यक्ति 2-3 दिन घूमते घूमते उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। जब वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे तो वो बौद्ध भिक्षु ध्यान कर रहे थे। ध्यान में बाहर निकलने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से वहां पहुंचने का कारण पूछा। तो उस आदमी ने बताया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वो सम्मान नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने घर में भी यदि किसी को अपनी बात कहता हूँ तो वो मेरी बात पर तवज्जो ही नहीं देते, और ना कि मेरी बात को मानते हैं, और मेरी बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। गांव के आसपास लोग भी रहते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। मैं बात बहुत अच्छी तरीके से कहता हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो कोई भी मेरी बात को समझते ही नहीं है। इतनी बात कहने के बाद वो गुरु समझ गए कि इस व्यक्ति को ज़्यादा बोलने की आदत है। उसके बाद वो गुरु कहते हैं कि बच्चा, आज मैं तुझे कुछ सूत्र दे रहा हूँ, उस सूत्र को पूरी ज़िंदगी अपने जीवन में याद रखना। गुरु ने कहा, तुम नहीं जानते कि शब्द हमारी ज़िंदगी में कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज मैं तुम्हें बोलने का एक ऐसा विज्ञान बता रहा हूँ जो शायद ही कोई व्यक्ति जानता हो। ये बोलने का विज्ञान आदमी की ज़िंदगी बदल सकता है। हर इंसान को कामयाब और बर्बाद होने में शब्द ही उसके बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शब्द ही उन्हें बर्बाद करते हैं, और शब्द ही उन्हें सफलता दिला सकते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, मुझे इतनी गहरी बातें तो समझ में नहीं आती है।
आप मुझे एक सरल भाषा में समझा दीजिए कि बोलने का कैसा विज्ञान होता है और हमें किस तरह बोलना चाहिए। उसके बाद गुरुजी कहना शुरू करते हैं। गुरु कहते हैं कि मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। घने जंगल में शिकारी को कोई भय नहीं था, मगर एक स्थान पर उसने 2-3 मानव खोपड़ी देखी। थोड़ा सहम तो गया, लेकिन तुरंत ही उसका डर जाता रहा। उसमें से एक खोपड़ी बोल उठी, तुम यहाँ इतने घने जंगल में क्यों आए हो? शिकारी ने जवाब दिया, शिकार करने। और तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? खोपड़ी बोली, अधिक बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। शिकारी भागा भागा राजा के राज दरबार में पहुँच गया और वहाँ सारा हाल सुना दिया। राजा ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। राजा समझ रहा था कि उसने जरूर मदिरा पी रखा है, इसीलिए पुरस्कार के लालच में वह ऐसा अनगन प्रलाप कर रहा है। उसने शिकारी को डराया कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर शिकारी अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने 4 सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि शिकारी के साथ जंगल में जाओ और इसकी बात की सत्यता से परखो। अगर इसकी बात सच निकली तो इसे इनाम मिलेगा, अन्यथा वहीं पर इसका सर कलम कर देना। चारों सैनिक उसके साथ जंगल में उसी जगह पहुंचे जहां खोपड़ी पहले से पड़ी थी। सैनिकों ने शिकार को अपनी बात सिद्ध करने को कही। इस पर शिकारी ने खोपड़ी से पुनः वही बात पूछी, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? लेकिन खोपड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिकारी द्वारा बार बार पूछने पर भी जब खोपड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब सैनिकों ने उस शिकारी का सर धड़ से अलग कर दिया और वहीं फेंक दिया और राजा को आकर सारी बात बता दी। इधर सैनिकों के जाने के बाद दूसरी खोपड़ी बोली कि तुम यहाँ कैसे आए? तो शिकारी की खोपड़ी ने जवाब दिया, अधिक बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। गुरु ने कहा, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, इसीलिए उसे इतना ही व्यक्तित्व करना चाहिए जितना आवश्यक हो और परिस्थिति के अनुरूप ही बोलना चाहिए। कई बार अधिक बोलने के कारण जगह सही भी होती है और उपयुक्त के अनुसार जो प्राण से भी हाथ धो पड़ते हैं। इसीलिए कम बोलना अधिक प्रभावशाली और उत्तम माना जाता है। फिर वो व्यक्ति कहता है, मुझे सीधी बात करने की आदत है, चाहकर भी घुमा फिरा कर बात नहीं कर पाता हूँ, इसलिए बुरा बन जाता हूँ और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गुरु कहते हैं, अगर मैं आपको ही बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में कोई सलाह दूं तो आप भी नहीं सुनोगे। यदि मुझे कोई ऐसी बात आप कहेंगे तो मुझे भी चुभ सकती है। कहने का अर्थ यह है, सीधी बात कहने से पहले आप परिस्थिति और व्यक्ति की पुनः स्थिति और अपने शब्दों की धार पर निगाह जरूर डाल दें। जब हम परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले बच्चे का परीक्षा फल उसके माता पिता को तपाते हैं, तब उसकी लापरवाही, कमियां, बुराइयां गिनवाने की जगह उम्मीद की डोर थामते हैं। जैसा आपका बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, शायद इस बार थोड़ी कमी रह गई है। यह बच्चे का दिमाग तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी लापरवाही हो गई है। हम जानते हैं कि कोई माता पिता अपने बच्चे के सामान्य बुद्धि का होने को स्वीकार करना नहीं चाहते। उनकी नज़र में वो दुनिया का सबसे प्रभावशाली बच्चा है। हम उनकी उम्मीदों को बना रहने देते हैं। सच पूछिए तो एकांत अपवाद को छोड़कर कोई भी अपनी कमियों को खुले दिल से स्वीकार नहीं कर सकता। आप ये कह सकते हैं कि तीखे शब्दों के कम चुभने वाले रूप चुनिए। मुझे पता था तुम नकारा हो, तुमसे ये 100 जन्म भी नहीं हो पाएगा। इस स्थान पर कहिए, मुझे पता है तुम कोशिश कर रहे हो, मगर अभी थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। मीठी बात करने वाले को सब पसंद करते हैं। कड़वी बात करने वाला चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कह रहा हो, लोग उसे दूर भागते हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, बहुत से लोग मुझे झूठी बातें बताते हैं और जब मैं झूठ को परखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी हंसी मजाक उड़ाते हैं। आखिर मैं किसी व्यक्ति का झूठ कैसे पकड़ सकता हूँ? उसके बाद वो गुरुजी कहते हैं, वो व्यक्ति जिसको ज़्यादा झूठ बोलने की आदत है और ये बात आपको मालूम है तो आप उससे सावधान रहेंगे। और यदि आप ऐसे व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर हो जाता है। लेकिन फिर भी झूठ बोलने वाले व्यक्ति में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनको आप पूरी एकाग्रता से देखें तो वो आपको महसूस हो जाएंगे। गुरु कहते हैं कि मैं तुझे बताता हूँ झूठ बोलने वाले में तुझे क्या क्या दिखेगा। आपसे नज़र नहीं मिलाएगा। जो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है वो लगातार आपसे नजरें नहीं मिलाएगा। वो अपनी आंखों को इधर उधर करेगा। जब आपको देखना हो कि कहीं यह व्यक्ति आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा,
तो आप उससे इस बात से संबंधित कोई प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी वो अपनी आंखों को इधर उधर करके दे रहा है, तो समझ ले कि उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, यानी वो बातें बना बना कर बोल रहा है और आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। दूसरा, चेहरे के भाव बदलते हैं। जो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। उसका चेहरा जरा सा सिकुड़ जाएगा। वो व्यक्ति अपनी भौं को माथे के बीच से कोड़ेगा। झूठ बोलते वक्त आदमी रिलैक्स नहीं होता। वो झूठ तो बोलता है पर उसे एक भारीपन महसूस होता है जो उसके चेहरे पर दिखता है। नंबर तीसरा, नाक और मुंह पर हाथ लगाना। जो व्यक्ति ज़्यादातर झूठ बोलता है वो अपनी नाक को बार बार टच करता है या उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा करे तो दो बातें, पहली तो ये कि यदि उसकी आदत है, और दूसरी वो कि वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपसे कुछ छुपा रहा है। तीसरा, चेहरे पर पसीना। यदि आप ध्यान दें तो झूठ बोलते समय व्यक्ति के माथे पर पसीना दिखने लगता है। माथे पर पसीना घबराहट के कारण भी आता है, और यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो भी थोड़ी घबराहट तो होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसके माथे पर थोड़ा पसीना तो जरूर दिखेगा। सांसें तेज चलना। आप ध्यान से देखें तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति की सांसें सामान्य से थोड़ी तेज लगने लगती है, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति थोड़ा डरा हुआ होता है। उसे डर होता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। ये कुछ बातें हैं जो एक झूठे आदमी में दिखती है। यदि कोई इनमें से एक भी कारण तुझे पता चले तो समझ जाना कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। फिर वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, तो कहाँ कहाँ मुझे कम बोलना चाहिए, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ मुझे बता दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 परिस्थितियाँ बता रहा हूँ जहाँ तुम्हें बिल्कुल ही नहीं बोलना है, और बोलना है तो बिल्कुल ही कम बोलना है। इन 5 परिस्थितियों के हिसाब से तुम बोलोगे तो तुम अपना आत्मसम्मान अपने गांव और अपने घर में वापस पा सकते हो। उसके बाद गुरु कहते हैं, पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर इंसान को खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं, और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय के बारे में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विशेष के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिसे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर किसी के हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की बुराई की, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहेगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातों को सुन लेनी है। आपको अपनी कोई राय या प्रतिक्रिया उस पर नहीं देनी चाहिए। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम
चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। हर स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले क्रोध का जवाब क्रोध से ना देते हो और चुप रहते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना चाहिए। हर बार मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व दंडनीयों को बढ़ावा देने जैसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर तुम हर जगह चुप रहना लग जाओगे तो लोग गलत फायदा उठाना शुरू कर देंगे। पांचवी और लास्ट स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानी से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद बता रहा है। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आध्यात्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने मेरी बात तो समझा। परेशानी के समय भी किसी इंसान को सद्भावना देने से सबसे अच्छा तरीका है कि बस हम इंसान की पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके या बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक तुम्हें सलाह ना मांगे तो उसे किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और क्या सोचते हो। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे किसी से बात करने का कर्म हो या किसी समारोह में या किसी वाद विवाद में। साथ ही हमें अपने कई शब्दों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, चाहे अनचाहे। यदि आपकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हो चुकी हो तो हमें उन बातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि तरह तरह के बहाने बनाकर अपनी बातों को सिद्ध करनी चाहिए। ऐसा करके हम अनावश्यक बहस से निजात पा सकते हैं और सामने वाले के मन में अपने सम्मान के पात्र बनेंगे। वास्तव में हमारे शब्द हमारे हृदय की प्रेम की अभिव्यक्ति है। अभी हमारे ऊपर है कि हम इस प्रेम को संसार में लौटाए या प्रेम की जगह घृणा फैलाए। प्रेम पूर्वक की गई आलोचना किसी को सही मार्ग पर ला सकती है या अप्रिय शब्दों से युक्त अच्छी सलाह उसे गलत रास्ते को चुनने की ओर प्रेरित कर सकती है। इसीलिए हमें शब्दों के खजाने को निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उनका प्रयोग संसार में खुशियां बांटने के लिए कर सके। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, एक लास्ट सवाल मेरा एक और है। बोलने से पहले यदि हम सोचे कैसे, क्योंकि किसी से बात करने से पहले यदि हम सोचेंगे तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश की है कि बोलने से पहले सोचूं, लेकिन इससे लोग आगे बढ़ जाते हैं और मेरी बात को टाल लेते हैं। उसके बाद गुरु कहते हैं, आपको कम बोलना चाहिए और जब आप जल्दबाजी में जवाब देते हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे देते हैं। लेकिन जब आप कम बोलेंगे तो आपके पास सामने वालों की बात को समझने का अवसर मिल जाएगा और आप थोड़ा तात्विक जवाब दे पाएंगे। ऐसे में आपको ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा और सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाएगी, कम शब्दों में भी। जो समस्या आपकी है वो समस्या सबकी होती है, लेकिन धारा प्रवाह बोलने के चक्कर में हम कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो बाद में जी का जंजाल बन जाते हैं। इसलिए सोचें और रुक रुक कर धीरे धीरे अपने चुने हुए शब्दों को बोलें। अजीब लगेगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आपके शब्दों का प्रवाह अपने आप ठीक होने लगेगा। अगर सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो चुप रहें, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपने सही शब्दों का प्रयोग किए बिना यदि बोल देते हो तो ये आपके लिए एक पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। कुछ लोग इस समस्या से निपटने के लिए अपने विचार पहले से ही कागज पर लिख लेते हैं और फिर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर पढ़कर प्रकट करते हैं।
ऐसा काम विशेषकर नेता लोग करते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति और जर्नलिस्ट उनके बोले हुए शब्दों को पकड़कर उनकी आलोचना करते हैं। इसीलिए वो सही शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं, इसीलिए वो पहले ही लिख लेते हैं। आप बिल्कुल भी इस बारे में घबराएं ना, किसी अन्य किस्म का विचार अपने मन में धारण करें। धीरे धीरे आपकी पकड़ अपने विचारों को प्रकट करने के लिए सही शब्दावली आपकी पकड़ में आ जाएगी और विचारों पर तुरंत शब्दों में परिभाषित करने की कला आ जाएगी। उस व्यक्ति ने गुरुजी की पूरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसे अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल चुके थे और उसे एक बोलने का ऐसा विज्ञान पता चला था जो उसका पूरी जिंदगी साथ निभाने वाला था। उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी भी आपको बहुत कुछ सिखाई होगी और ये बोलने का विज्ञान आपको भी पता चला होगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।